हेलो गाइस। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक वे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इजी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर ईयर लगभग मोस्ट ऑफ हर ईयर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, चाहे एक कोड में है या फिर चारों में है, ये आता ज़रूर है। तो आज हम इस टॉपिक को कुछ इस तरह देखेंगे कि आपके 6 आउट ऑफ 6 पक्के हो जाएं बिल्कुल। तो वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि आपने स्टेप्स बनाने हैं और उसी तरीके से लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मीनिंग। मीनिंग में आप लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड्स विद फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सब चीज़ें सेम है। बाकी सब चीज़ों में मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो डिटर्मिनेंट्स थे वो सब सेम है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब हम हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हमारी डिमांड में कमी आ रही है, और जब वही प्राइस हम घटा रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है। उसके खुद के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड घट बढ़ रही है। और सबसे पहली बात, आप यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ वर्ड आप यूज़ करेंगे एक्सटेंड या फिर एक्सटेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है आपने। उसके बाद सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग में आप ये लाइंस लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में आपकी बुक सीबीएसई हो, एचबीएसई हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, आप उस बोर्ड से डेफिनेशंस लिखेंगे। कोई एक या दो डेफिनेशंस आपको याद करके लिखनी है एज इट इज़, साथ में इकोनॉमिस्ट का नाम हो। उसके बाद हम लिखेंगे अजम्पशंस, कि हम अजम्पशंस क्या लेके चल रहे हैं, हम क्या मान्यताएं लेके चल रहे हैं। अजम्पशंस मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हमने वहाँ मीनिंग में भी लिखा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब जितनी भी अदर थिंग है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे, वो सब इक्वल रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज़ नो चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, देयर द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज अनचेंज्ड। और फिर नीचे आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं कि नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, या फिर देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। आप ये सब एजम्पशंस में लिखेंगे। उसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो होगी एक्सप्लेनेशन, कि आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड आप मीनिंग भी लिख चुके हो, डेफिनेशन भी लिख चुके हो, आपने बस यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। वो कैसे? डायग्राम की मदद से। आपने यही कि यही डायग्राम बना देना है और एज इट इज़ ये टेबल बनानी है कि पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्यू ऑफ एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। क्वांटिटी से हम कह सकते हैं कि यूनिट, ये इतनी डिमांड आ रही है, इतने यूनिट्स की डिमांड आ रही है। जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 3 यूनिट्स की डिमांड आ रही थी। इसी को हमने डायग्राम में शो भी किया। जो ये डी की लाइन आ रही है यही हमारा डिमांड कर्व होगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड आता है। अब एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना सिर्फ इतना ही है, जैसे आपने स्टार्टिंग मीनिंग में लिखा कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, और जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है। ये सब लिख के आप फिर दिखाएं कि हमने इस फिगर में शो किया कि जब प्राइस 2 था तो क्वांटिटी की डिमांड 3 थी, लेकिन प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के 3 हो जाने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, डिमांड में बदलाव आ गया और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ, यही लॉ ऑफ डिमांड है। उसके बाद आप इसको ख़त्म नहीं करोगे, उसके बाद आप इसके एक्सेप्शंस भी बताओगे साथ में, कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, कि ऐसी कौन सी वजह है या फिर क्यों ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पा रहा। तो वो ये है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दिखावे की वस्तुएं जिनसे सिर्फ दिखावा होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ महंगे महंगे ड्रेसेस, ज्वेलरीज, या फिर जैसे हम एक बहुत बड़े एग्जांपल ले सकते हैं कि डायमंड। डायमंड सिर्फ दिखावे के लिए यूज़ हो सकता है, और जितना महंगा, मतलब जितना प्राइस उसका हाइयर होगा उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों?
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखावा करना है, और जितना महंगा वो खरीदेंगे उतना ज़्यादा उनका दिखावा हो सकेगा। तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डायमंड्स की डिमांड बढ़ेगी, डायमंड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी ज्वेलरी या फिर डायमंड भी कह सकते हैं हम, उसका प्राइस घट जाता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर किसी और चीज़ की डिमांड आ जाएगी जो और महंगा हो, जिसका रेट ज़्यादा हो। उसके बाद हम बात करें इग्नोरेंस की, कि इग्नोरेंस क्या है। इग्नोरेंस का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर है वो ये सोच रहा है कि अगर मैं सस्ती चीज़ ले रहा हूँ तो वो घटिया क्वालिटी की मिलेगी मुझे। अगर मुझे कुछ अच्छा खरीदना है तो मुझे महंगा लेना पड़ेगा, जितना महंगा मैं लूँगा उतना अच्छा आएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। लेकिन ये हर बार सच नहीं होता। तो इस इग्नोरेंस की वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी फेल हो जाता है। तो उससे अगला हम देखेंगे गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, इन गुड्स का नाम हमारे एक इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन, उनके नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी। गिफिन गुड्स एक तरह के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड घटती है प्राइस के बढ़ने से। तो वो कैसे? मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कुछ समझ में आए। फॉर एग्जांपल, आप फ्रूट मार्केट में गए, वहाँ आप देख रहे हो कि दो शॉप्स हैं, दोनों पे बनानास पड़े हैं। एक के पास बनानास ना थोड़े ब्लैकिश हो चुके हैं, मतलब थोड़ा सा ना उस पर कालापन आ चुका है। अब दोनों 40 रुपीज़ के जी बेच रहे हैं, प्राइस दोनों का सेम है, पर वो सेल नहीं आ पा रही। लेकिन अगर जिसके थोड़े से ब्लैकिश हो चुके हैं, अब वो अगर अपने बनानास का प्राइस थोड़ा सा डाउन कर देता है, प्राइस अगर गिरा देता है, तो क्या होगा? उसके पास कोई जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? सब देखेंगे कि यहाँ 40 रुपीज़ के जी हैं, आगे भी 40 रुपीज़ के जी ही होंगे। लेकिन यहाँ इसके तो बनानास पे पहले ब्लैकिश हुए हुए हैं, पहले थोड़े से गंदे हो सकते हैं, क्या पता इसने तभी अपने प्राइस को घटा दिया हो। यहाँ इग्नोरेंस भी आ जाती है और ग्रिफिन गुड्स का रूल भी अप्लाई हो जाता है। इसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी फेल हो जाता है। हम सोचेंगे कि नहीं, ये तो प्राइस इसने तभी घटाया क्योंकि इसकी चीज़ ही गंदी है। इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं अगर इस एग्ज़ाम में, तो आप एक नीचे कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन की हेडिंग डालो। कंक्लूजन में लिखो कि हमको इससे ये समझ आया कि लॉ ऑफ डिमांड में जब जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और जब जब उसका प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे बिल्कुल साथ का टॉपिक है इसका, क्या? वाई स्लोप्स डाउनवर्ड। वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड क्यों होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल क्यों है। तो वो हम देखेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ये चैप्टर में आपको आगे कराऊंगा, अभी मैंने कराया नहीं है, तो फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मतलब जितना जितना आप कंज्यूम करते जाओगे, जितनी मैक्सिमम यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे, आपकी यूटिलिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे अगर आप किसी कमोडिटी को, मान लीजिए मैं शर्ट लेने गया, वो बोला 100 रुपये की है, मैंने ले ली। नेक्स्ट टाइम फिर गया, वो बोला 100 रुपये की है, मैंने फिर ले ली। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो बोला 80 की है, मैंने 2 ले ली। प्राइस कम हो गया, मैं खुश हो गया, मैंने ले ली 2। लेकिन जब मैं गया, वो बोला जी अब की बार तो 150 की है ये, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, या फिर कोई एक ही लूँगा। जहाँ पहले मैं मतलब हमारी यूटिलिटी में कमी आ जाएगी। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि प्राइस बढ़ गई और मैं इतने पैसे खर्चना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे इतनी यूटिलिटी कंज्यूम नहीं हो पाएगी, इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी मुझे उस प्रोडक्ट से। सेटिस्फेक्शन में कमी आने की वजह से मैं वहाँ अपने पैसे खर्च नहीं करूँगा, और इससे सेम रूल हमारा अप्लाई हो गया कि जब उसका प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड ज़्यादा कर दी, लेकिन जब उसने प्राइस को ज़्यादा कर दिया तो हमने डिमांड ही कम कर दी। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया, स्लोप अपने आप डाउनवर्ड बन गया उसका।
उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड में इफेक्ट डालता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में मतलब क्या हुआ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर का इनकम कैसे, पहली बात तो आपको बता दूं मैं, कंज्यूमर की इनकम इफेक्ट नहीं डालेगी, कंज्यूमर की रियल इनकम इफेक्ट डालेगी। तो ये रियल इनकम क्या हुई, तो रियल इनकम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए एक कंज्यूमर है, उसको डेली के 50 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, और उसको कहा जाता है कि तू डेली के ऑरेंजेस लेके आएगा और ऑरेंजेस का प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी। वो ला भी रहा है, लेकिन सडनली एकदम वो देखता है कि जो प्राइस है वो घट गया है, वो 40 रुपीज़ पर केजी हो गया। पहले 50 रुपीज़ पर केजी था, लेकिन अब 40 रुपीज़ पर केजी हो गया। अब उसके 1 केजी तो आ गए 40 रुपीज़ में ही, 10 रुपीज़ तो बच ही गए, 10 रुपीज़ बच गए। इसमें वो और भी ऑरेंजेस ले सकता है, 250 ग्राम और लेगा। जहां पहले 1 केजी ले रहा था, अब 1 केजी 250 ग्राम एक्स्ट्रा लेगा। तो जब प्राइस कम हुआ, डिमांड अपने आप बढ़ गई। तो जो ये 10 रुपए की अलग से डिमांड आई ना, ये होती है कंज्यूमर की रियल इनकम। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई। पहले 1 केजी की डिमांड थी, अब 1.25 केजी की डिमांड हो गई। अगर यही हम देखें कि हमने उसको बढ़ा दिया, हमने प्राइजेस को बढ़ा दिया, 60 कर दिया, 50 पर केजी 60 पर केजी कर दिया, तो अपने आप डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह ये इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो तरह गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे इफेक्ट करते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हम देखेंगे कि सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो मैं एक एग्जाम्पल या फिर एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम कि 100% है, 50 जो हैं टी पीते हैं और 50 हैं कॉफ़ी पी रहे हैं। सडनली, क्योंकि हमको पता है दोनों सब्सटीट्यूट हैं, दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं और इजीली यूज़ हो सकते हैं। तो सडनली हम देख रहे हैं कि कॉफ़ी के प्राइस घट गए, कॉफ़ी के प्राइस घट गए। कॉफ़ी के प्राइस घटने से क्या होगा, जो पर्सन्स टी को कंज्यूम कर रहे हैं उनमें से कुछ भी आएंगे और कॉफ़ी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो टी के पास सिर्फ 30% रह जाएंगे और कॉफ़ी वाली साइड 70 हो जाएंगी। क्यों, ये डिमांड क्यों बढ़ी, प्राइस घटने की वजह से, क्योंकि है तो दोनों सब्सिट्यूट्स। और कंज्यूमर हमेशा अपना फायदा देखता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकूं। तो अब वो देखेगा कि अगर मुझे प्राइस कम में उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो कॉफ़ी की तरफ जाएगा। तो सब्सिट्यूट गुड्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और इसी वजह से प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, स्लोप्स डाउनवर्ड आ गया। तो अब हम देखेंगे साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, तो इससे मतलब क्या हुआ साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का। तो एक एग्जांपल लेंगे हम कि लोग हैं जो कमोडिटी को परचेज करना चाहते हैं, पर कमोडिटी का प्राइस कुछ ज़्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा मिल्क है, हम मान ले कि उसका प्राइस 100 रुपीज़ पर लीटर है। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ 1 लीटर ले रहे हैं या फिर ज़्यादा नहीं ले पा रहे, वो लेना चाहते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो सडनली हम देखते हैं कि प्राइस को 100 से हमने 80 कर दिया, 80 रुपीज़ पर लीटर पर। जो पर्सन उसको खरीदना चाहते थे उनके पास 80 रुपीज़ तो हैं, पर 100 नहीं हो पा रहे थे, अब 80 हो पा रहे हैं। तो साइज ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया, प्राइस के कम होने की वजह से। प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ी, साइज ऑफ कंज्यूमर बढ़ गई। कंज्यूमर पहले कम थे, क्यों, क्योंकि वो उस प्राइस तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उस प्राइस वो पे नहीं कर पाते। लेकिन अब 80 तो वो पे कर सकते हैं। तो कुछ जो उसकी डिमांड बढ़ेगी वो किस वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड फिर अप्लाई हो गया, फिर स्लोप्स डाउनवर्ड आएगा। तो यहां भी स्लोप्स डाउनवर्ड। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट यूजेस। यहां डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या हुआ, तो डिफरेंट यूजेस जैसी मैंने अभी बात करी मिल्क की, तो जो मिल्क है हम देखते हैं कि मिल्क से हम पनीर भी बना सकते हैं,
दही भी बना सकते हैं और सिंपल पीने के काम भी आता है। हम चाहे नॉर्मली ड्रिंकिंग भी करते हैं मिल्क की। और उसके साथ एक और एग्जांपल भी देना चाहूँ तो मैं, जैसे चने हैं, चने इंसान भी खाता है और घोड़ा भी, चने इंसान भी खाता है और घोड़ा भी। लेकिन अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं, प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो ना अगर पर्सन मिल्क भी ले रहा है तो वो क्या सोचेगा कि बस मैं पी लूँ, छोड़ो दही क्या करेंगे खा के, पीने पीने जो गा रहा है बहुत है। जो दूसरा पर्सन है चने कितने लेगा खुद के, बस एक ह्यूमन के लिए। लेकिन सडनली इन दोनों का प्राइस गिर गया, प्राइस इनका गिर गया, इनके डिफरेंट यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है इनके, तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? तो जो मिल्क वाला पर्सन है वो सोचेगा कि यार मैं मिल्क तो ले रहा हूँ, थोड़ा सा और डिमांड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अपना कंजप्शन कर लूँगा। क्यों? साथ साथ मेरी कर्ड भी आ जाएगी, मतलब मेरी दही भी बन जाएगी, पनीर भी बना सकूँगा मैं। थोड़ा ज़्यादा डिमांड करेगा वो मिल्क की। और उसी तरह जहाँ एक इंसान पहले उस चने को खा रहा था, अब वो साथ साथ अपने घोड़े के लिए भी लाएगा, उसको भी खिलाएगा, क्योंकि डिफरेंट यूजेस है उसके, उसका कॉमोडिटी का यूज एक नहीं है, डिफरेंट यूजेस है। डिफरेंट यूजेस इस तरह से हमारे लॉ ऑफ डिमांड पर इफेक्ट करेंगे। कैसे? प्राइस अगर हम इसका बढ़ा दें, अगर हम मिल्क का प्राइस बढ़ा दें तो अपने आप, वो तो हमको पता है कम, हमारी डिमांड कम ही हो जानी है, लोगों ने पीना भी बहुत कम कर देना है। लेकिन जब हम घटा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोग पनीर भी बनाने लग गए, दही भी बनाने लग गए। इससे हमारा स्लोप्स डाउनवर्ड आ गया, हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया। तो ये कुछ 5 वजहें हैं जिनकी वजह से स्लोप्स डाउनवर्ड आता है और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। थैंक यू।